नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग सीटेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आने वाला सीटेट एग्जाम है ना उसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वह रिपीट होते ही हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, पेडागोजी को ट्रिक से पढ़ेंगे। यदि आपको पेडागोजी अच्छे से नहीं भी आती है ना तो आप फिर भी आंसर किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो दोस्तों जो भाषा की जो पाठ्यपुस्तक रहती है उसमें आपने देखा होगा जो पहेलियाँ रहती हैं और जो वर्ग पहेलियाँ रहती हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना, छोटी कक्षाओं में। तो दोस्तों उनका मतलब उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिएगा, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें ना तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों आप जो ऑप्शन है ना उनको अच्छे से यहाँ पर पढ़ें। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना। ये तो सही लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जो भाषा की जो पाठ्यपुस्तक रहती है ना उसमें पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे अच्छा वाला आंसर देखना है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना ये सेकंड वाले से बेटर है, तो यहाँ पर ये वाला तो कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे, उन्हें कुछ आनंदमय घटनाओं के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर सिर्फ आनंद की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड वाला है ना ठीक हो सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इससे भी बेटर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कक्षा का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है क्या सिर्फ हम जो पाठ्यपुस्तक है उनमें पहेलियाँ और वर्ग पहेलियाँ इसलिए शामिल करें कि जो कक्षा का जो परिवेश है ना उसको जीवंत एवं मित्रवत बनाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन और योग्यता का विकास करना जो है ना भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, इनमें से सबसे अच्छा वाला ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है, जिससे दोस्तों बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का अवसर मिले, बच्चे को, ठीक है ना, चिंतन करने का अवसर मिले। तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है, नंबर 1 है। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। दृष्टिबाधित मतलब दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप। तो दोस्तों देखिएगा, एक दृष्टिबाधित एक विद्यार्थी है तो आप भाषा शिक्षक हैं, और आप भाषा शिक्षक के रूप में आपको उस प्रकार मतलब उसको किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो आपसे यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं। दोस्तों यदि आपको दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित बच्चा मिलता है ना तो आप उससे सहानुभूति भरा जो है ना व्यवहार नहीं करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप उसको सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि जो टीचर है ना दोस्तों मतलब भेदभाव कर रहे हैं या सिर्फ उसको कमज़ोर समझ रहे हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल ही बच्चों को महसूस नहीं कराना है। इसके बाद देखिएगा, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, बालकों से तुलना करनी नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना तो दोस्तों उसको मतलब छूट दें किसी प्रकार की, बल्कि सामान्य बच्चों की तरह जिस प्रकार से आप सामान्य बच्चों को काम दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं ना, वही वर्क उस बच्चे को भी दें, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। यदि दोस्तों आप उसकी दोस्तों मदद करेंगे और उसके साथ ही मदद करेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि वह कमज़ोर है, वह नहीं कर सकता किसी और की मदद से। तो दोस्तों हमको मतलब कि ये वाला भी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रव्य सामग्री मतलब कि सुनने वाली सामग्री। तो यहाँ पर बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है। अब भाई देख नहीं सकता है तो आप उसे सुनकर तो सिखा सकते हैं ना, तो ये सबसे बेटर हो जाएगा। बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे जैसे कि और बच्चों के साथ कर रहे हैं, और उसे श्रव्य सामग्री के साथ दोस्तों मतलब उसकी सहायता करेंगे। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कि उसकी तुलना नहीं करना है, उसको कमजोर साबित नहीं करना, सहानुभूति भरा व्यवहार नहीं करना है, ठीक है ना। तो सामान्य बच्चों के साथ उसको रखना है, ठीक है ना दोस्तों। आप इनको देख सकते हैं, यदि यहीं पर श्रवणबाधित की बात हो तो हम उसको जो दृष्टिबाधित सामग्रियाँ है ना उसके माध्यम से उसको पढ़ा सकते थे। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना
चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को जो आकलन किया जाता है, तो आप एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें ना, तो अपने आप को एक टीचर ही समझिए। तो आप इमेजिनेशन कीजिए अपने माइंड में कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी एक पर आपको ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। क्या सिर्फ आपको दोस्तों, आप जब मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन करेंगे, तो क्या सिर्फ दोस्तों जो भी उसकी साप्ताहिक परीक्षा है उसे क्या आप सिर्फ जो मतलब पत्र रहता है प्रगति पत्र उसमें दर्ज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि सिर्फ आपने प्रगति पत्र में दर्ज कर दिया और आपका काम खत्म, तो ये तो नहीं होगा। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तो दोस्तों देखिएगा, आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है ना, जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स है ना, उनकी भी एक क्लास मिल जाएगी, जिससे कि दोस्तों आपको पेडागोजी को सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों अभी आप पेडागोजी को सॉल्व करके देखिए आपसे कितनी पेडागोजी सॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ये ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम आगे वाला और भी देखेंगे। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बेटर है ना, किस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों के आकलन के दौरान, तो शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो दोस्तों देखिएगा, अब जो शिक्षार्थी हैं उनके विविध तरीकों मतलब अलग अलग प्रकार से कार्य करें, ठीक है ना। तो वह जानकारी एकत्रित करेंगे और उसे शिक्षार्थियों मतलब जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी बताएंगे कि आप भाई इसमें अच्छे हैं, इसमें कमज़ोर हैं, तो आप इसमें मतलब और अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। तो उनके माता पिता को भी बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। दोस्तों अंत में जरूर से बताएं कि आपके जो क्वेश्चन है ना कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों, तो दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है ना उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसी को यदि आप हाँ समझ लें और नहीं ना पढ़ें तो ये पूरी तरह से दोस्तों आप इसका गलत आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो बच्चों की किताबें रहती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चित्र रहते हैं, जैसे कि जंगल के चित्र हो गए, कोई कहानियों के चित्र हो गए, तो वह क्यों दी जाती हैं, ठीक है ना। उनका उपयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है। यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप में दर्शाई जाती है। ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फोर्थ वाला देखेंगे, यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थी ग्रुप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो बच्चे रहते हैं ना केवल एक भाषा के साथ ही विद्यालय नहीं आते हैं, बल्कि दोस्तों उनकी कई भाषाएं रहती हैं, उनके साथ दोस्तों विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो दोस्तों किसमें सहायता करता है, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। तो ये ठीक लग रहा है। राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। तो दोस्तों बच्चे हैं, अब बच्चों को क्या आप रीति रिवाज संस्कृतियाँ ये सभी चीज़ें सिखाएंगे क्या। तो दोस्तों देखिएगा, एक टाइम के साथ सिखाई जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। तो यहाँ पर ना जुड़ने की बात हो रही है। अब ना क्यों नहीं जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे ना तो वह नई नई भाषा सीख के आएंगे। अगर एक दूसरे से वह बात करेंगे तो वह भी एक दूसरे की भाषा सीखेंगे ना, संप्रेषण अच्छा होगा ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना जोड़ने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि अधिक अंक वगैरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों को, एक से यदि अन्य भाषाएं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर
वन हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। आगे देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि, दोस्तों आप इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक की जो स्कूल है उसमें, तो आप कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि दोस्तों उसमें मतलब कुछ त्रुटियां हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे? बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटि करते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं, ये ठीक हो सकता है, लेकिन हमको फोर्थ वाला भी यहाँ पर देखना है। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, महत्व रखती हैं। क्यों रखती हैं दोस्तों? क्योंकि जो बच्चों की त्रुटियां रहती हैं ना, वह स्वाभाविक हिस्सा होती हैं सीखने का, और उनसे पता चलता है कि जो बच्चे हैं ना उनका अधिगम हो रहा है, सीखना हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं, ताकि दोस्तों हमको आपके जो एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए दोस्तों अच्छे से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपके यहाँ पर। वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, पावलोव, स्किनर, इन सभी से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। दोस्तों इन सभी की क्लासेस और इनके सिद्धांत को गाइस हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर यहाँ पर पढ़ लिया है, जिसका लिंक दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फिलहाल वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। जो दोस्तों जिन लोगों ने हमारी जो वाइगोस्की वाला सिद्धांत पढ़ाया हुआ है ना, वह क्लास देखिए ना, तो इसका आंसर आसानी से बच्चे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, जो वाइगोस्की है ना, वह क्या कहते हैं कि बच्चा जो है ना समाज में रहकर सीखता है, एक दूसरे से दोस्तों अंतःक्रिया करके सीखता है। तो उनके अनुसार एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिएगा, आप अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले नहीं बैठें, क्योंकि वाइगोस्की क्या कहते हैं भाई, सबके साथ सीखता है बच्चे, ठीक है ना। कैसे सीखता है? सबके साथ सीखता है, अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया में बातचीत किए बिना कार्य करें, बल्कि वाइगोस्की कहते हैं अंतःक्रिया बच्चा करे। ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। तो दोस्तों ये भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड का प्रयोग करें। दोस्तों देखिएगा, प्रोत्साहन, दंड, इन सभी का जिक्र स्किनर ने किया है, ना कि वाइगोस्की जी ने, तो यह भी राइट आंसर नहीं है। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर यह सही है, साथियों के साथ अंतःक्रिया इसमें दिया हुआ है, बच्चे जो है ना एक दूसरे से सीखते हैं, यही वाइगोस्की जी कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, वाइगोस्की, पावलोव और पियाजे, ठीक है ना, और कोहलबर्ग, इन सभी से दोस्तों जो क्वेश्चन है ना आप पढ़ लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? तो दोस्तों आप मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ा रहे भाषा के शिक्षक हैं, तो आपको इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए? धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार करना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना। अब दोस्तों आप कठोर नियम बनाएंगे क्या बच्चों के लिए? छोटे बच्चे हैं भाई, उन पर रहम कीजिए, ठीक है ना। कठोर नियम नहीं बनाएंगे, प्यार से आसानी से बच्चे जो है ना समझते हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से प्यार से समझाएंगे, ना कि कठोर नियम बनाएंगे। तथा सुनिश्चित करना है कि उनको कड़ाई से पालन भी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यही हो जाएगा। फोर्थ वाले को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आप खुद ही बताइए, जब आप दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, बड़े बड़ों में बैठते हैं, तो आपको यदि थोड़ा बहुत महत्व मिलता है तो आप कितने कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं उनके बीच में, ठीक है ना। तो दोस्तों यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उनके जो विचार है उनको स्वीकृति मिल रही है, उनको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसी पर जो है ना अपना ध्यान मतलब कि शिक्षक के द्वारा यही अपनाया जाएगा और इसी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं।
आप सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए बहुभाषी कक्षाएं होती कैसी हैं। तो दोस्तों देखिएगा, भारत की मतलब कि एक बात है कि आप भारत के हर 10 से 20 किलोमीटर दूर चले जाएंगे ना, तो आपको भाषा बिल्कुल चेंज मिलेगी। तो इसी प्रकार दोस्तों भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत की जो कक्षाएं रहती हैं ना, वह भारतीय कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। तो बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त कथन का चुनाव करना है बहुभाषिक तौर पर। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो NCF है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें कहा गया है कि भाई बच्चे की भाषा को आप प्राथमिकता दें, ना कि स्कूल की भाषा को। जो बच्चा भाषा जानता है ना, उसी में उसको अनुवाद करने दें, अनुकरण करने दें, संप्रेषण करने दें। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। ऐसा कुछ नियम भी नहीं है, ये गलत है। दोनों के दोनों राइट आंसर बिल्कुल नहीं है। अब बचे दो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो गलत है ना, उनको यहाँ पर ढूंढ लेना। उसके बाद जो बचता है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। यह भी गलत है कि एकल भाषा की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के तीनों गलत हो गए। अब दोस्तों हम यहाँ पर फोर्थ वाला बिल्कुल सही होने वाला है, लेकिन हम एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे इसको भी। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। कितना अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर यही वाला हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात यह है, आप एक टीचर हैं, आप ऐसा कार्य दें कि बच्चे समूह में करें, जोड़े में करें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वह अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। क्या दोस्तों आप कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए बच्चों को जोड़े में करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई सा भी नियम नहीं है इस प्रकार का, ना ही NCF में बताया गया है, ना ही राइट टू एजुकेशन में बताया गया है। इसके बाद देखेंगे, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखते हैं, यह ठीक हो सकता है। यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देगा, ये भी गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। कि भाई क्या कह रहा है थर्ड वाला? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से जो बच्चे हैं ना, एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। यहाँ पर अंकों की बात हो नहीं रही है। बच्चे जो है ना दोस्तों, शीघ्र समाप्त कर कार्य मतलब इस प्रकार इसलिए भी नहीं जोड़ा जाता उनको, ना ही दोस्तों जो कार्य है ना कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना ये कठिन भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको पहले भी पढ़ा रखा है साइकोलॉजी की क्लासेस में। यदि आप लोगों ने साइकोलॉजी क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट तौर पर मतलब कि ज्वाइन किया है तो दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर। और दोस्तों आपने यदि वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से उन क्लासेस को देखिएगा। तो दोस्तों पढ़ने एवं समझने में जब कठिनाई होती है तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है यहाँ पर, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा लक्स, ठीक है ना। लेकिन बच्चे दोस्तों क्या करते हैं, इसको लुक्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पढ़ने में क्या आती है दोस्तों? लैक्सिया, डिसलैक्सिया। तो आप इससे दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं, पढ़ने में अक्षमता मतलब डिसलैक्सिया, लैक्सिया लुक्स पढ़ते हैं लक्स को। तो इस प्रकार दोस्तों पढ़ने में और समझने में कठिनाई हो रही, तो जो बच्चा है ना वह डिसलैक्सिया से ग्रसित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर डिस्ग्राफिया, ये देखिए लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया है, पढ़ने में अक्षमता दोस्तों डिसलेक्सिया। मैं आपको डिस्ग्राफिया की ट्रिक भी बता दूं कि दोस्तों आप लिखते काय पे हैं? ग्राफ पे लिखते हैं ना, पेन काय पे चलाते हैं? ग्राफ पे चलाते हैं ना, ठीक है ना। तो दोस्तों ग्राफ पे चलाते हैं तो भाई ग्राफ मतलब लिखने में प्रॉब्लम है तो भाई ग्राफिया हो जाएगा ना, मतलब डिस्ग्राफिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, ग्राफ से लिखते हैं। और दोस्तों पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया, लक्ष्य को लुक्स पढ़ते हैं। तो आप इस ट्रिक से अच्छे से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में बिल्कुल सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। भाई तुम अंत में करोगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? अब आप उनको बता देंगे लास्ट में कि ये कमी है, अब सत्र तो अंत हो चुका है, बच्चे उनमें कहाँ से सुधार करेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गलत है ये, ठीक है ना। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नियम नहीं है। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। फोर्थ वाला और देखते हैं, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ पर गलत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कि आकलन जो है ना विद्यालय आधारित तथा शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, मतलब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी में समावेशित होना चाहिए, ताकि बच्चों को अपनी कमजोरी और जिसमें वे अच्छे हैं उनका पता लगता रहे, ताकि वह सुधार करते रहें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और काफ़ी ज़्यादा मतलब वह उत्साहित भी और मोटिवेट भी होते रहें। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? दोस्तों जो भाषा की कक्षा है उसमें दोस्तों आप प्रमाणिक सामग्री के रूप में किसे स्वीकार करते हैं? पाठ्य पुस्तक को, कार्य पुस्तिका को, समाचार पत्र को या पूरक पुस्तिका को? तो दोस्तों देखिएगा, हम जो आपको आंसर बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऑफिशियल जो आंसर की ना सीटेट के द्वारा, जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ना CTET, ठीक है ना .nic.in, उस पर दी गई है। तो इसका जो आंसर दिया है ना दोस्तों, उसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिया है। तो अब लगाना क्या है दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो दोस्तों आपका इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, कोई भी फोल्डर हो जिसमें बच्चे अपनी पूरी गतिविधियों का ब्यौरा रखते हैं ना, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को दोस्तों पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हो चुका है और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं हम आज की क्लास का। आप विश्वास करते हैं कि दोस्तों आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, ये जो मतलब क्वेश्चन है चौमस्की के सिद्धांत से रिलेटेड है, और चौमस्की के सिद्धांत को दोस्तों आपने यदि नहीं पढ़ा है तो उसकी क्लास भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? बच्चे इसको देख लेना दोस्तों, आप लोग इसको गलत करेंगे यदि आपने साइकोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है, चौमस्की का सिद्धांत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो बताइएगा दोस्तों, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? सक्रिय अनुकूलन बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये तो स्किनर के सिद्धांत से रिलेटेड है। पुनर्बलन भी उसी मतलब कि जो स्किनर है ना उन्हीं के सिद्धांत से रिलेटेड है। अब बात स्किनर की हुई है, थोड़ी सी स्किनर की बात कर लें तो स्किनर ने दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और चूहे पर प्रयोग किया। उन्होंने सक्रिय अनुकूलन और दोस्तों यहाँ पर पुनर्बलन को महत्व दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं भाषा अर्जन उपकरण, ये भी राइट आंसर नहीं है, लग रहा था एक बार के लिए, लेकिन दोस्तों सहज ज्ञानवाद ये जो है ना इससे रिलेट करता है दोस्तों, मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों मतलब क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप जरूर से बताएं दोस्तों कि आपके 15 में से कितने सही हुए हैं, 10 सही हुए हैं या फिर 15 में से 15 सही हुए हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों सीरीज बाई सीरीज जो हिंदी पेडागोजी और भी दोस्तों मैथ पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी, साइकोलॉजी की क्लासेस जो है ना वह मिलती ना, संस्कृत की पेडागोजी भी दोस्तों खास तौर पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।